हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले हमने जेंडर, कास्ट, रिलीजन वाला चैप्टर कंप्लीट किया था और तब हमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, किस तरीके से कास्ट सिस्टम पे डिस्क्रिमिनेशन होता है या किस तरीके से वो वोट बैंक पे वोट बैंक के लिए डिपेंड होती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। आज हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, वाई देर इज़ अ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया की कुछ नामचीन पार्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये जो पार्टियां हमारी देश में चल रही हैं, क्या जिस तरीके से वो देश चला रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है या स्टिल बहुत सारा ग्रोथ हो सकता है? क्या हम सजेशंस दे सकते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को ताकि हमारे देश का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो? वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। डेमोक्रेसी में हमें हमारा लीडर चूज करने की अ, हमें हमारा लीडर चूज करने के लिए हम फ्री हैं, वी आर फ्री टू चूज आर लीडर्स, ठीक है। तो जब भी हम लीडर चूज करने की बात करते हैं, तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो हर गली नुक्कड़ से हमें एक लीडर मिलेगा। तो क्या वो सारे जाके हमारा देश चला सकते हैं? क्या ऑल ऑफ देम कैन गो एंड रूल अ कंट्री? तो क्या लगता है, हर एक गली नुक्कड़ से या हर एक घर से एक लीडर जाए, इंडिया को रिप्रेजेंट करे एट द इंटरनेशनल लेवल, वो अच्छा लगेगा? या हम कहें कि क्या उस तरीके से देश ग्रो कर पाएगा? नहीं। वी नीड सम इंस्टीट्यूशन, वी नीड सम पीपल ऑफ सेम आइडियोलॉजी टू कम टुगेदर, ठीक है। जिसकी सोच एक जैसी, वो लोग साथ में आते हैं और एक इंस्टीट्यूशन या एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाते हैं जो कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, लोगों के वेलबींग के लिए काम करता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए चाहिए कि हम कहते हैं वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम हमारे लीडर्स खुद चूज करते हैं। तो उन लीडर्स को कैसे चूज करें, कौन कहाँ से किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, हर एक पर्सन को इंडिविजुअली हम चूज नहीं कर सकते। तो हम एक सेम आइडियोलॉजी वाले लोगों को एक ग्रुप में डालते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं इनका, जिनको हमने नाम दे रखा है पॉलिटिकल पार्टीज। ये हमारे लिए मोस्ट विजिबल एक्सेस है कि भाई जो हो रहा है डेमोक्रेसी में, ठीक है। हम वोट देते हैं, हम उन लोगों को वोट देते हैं जो हमारी आइडियोलॉजी से मैच करते हैं, या हमें लगता है जो कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी को मैच करके देश को आगे बढ़ाने में हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। पर सेम टाइम पे अगर हम समझे, एट द सेम टाइम ये जो विजिबिलिटी है वो खाली पॉपुलैरिटी के बेसिस पे नहीं आती है, ठीक है। हमें लीडर्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है वो पॉपुलर इतने हो, बट हाँ उनका काम बहुत अच्छा होता है, तो अल्टीमेटली बहुत सारे लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारे लोग अपनी आइडियोलॉजी मैच करते हुए कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने घरों में हमेशा फॉलो करते हैं, या हम कहें पेरेंट्स जो फॉलो करते हैं वही बच्चों को भी फॉलो करवाते हैं, वही आइडियोलॉजी वही माइंडसेट के साथ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलैरिटी के बेसिस पे ही हम उस पॉलिटिकल पार्टी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो अभी अगर हम समझें कि ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स एक्स वाई जेड पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, तो ज़रूरी है क्या कि मैं भी उन्हें ही वोट करूं? मेरी और मेरे पेरेंट्स की आइडियोलॉजी वेरी कर सकती है। तब उस केस में हम कहें कि भाई मैं कैसे चूज करूं कि भाई यही पॉलिटिकल पार्टी परफेक्ट है, और क्या ये सच में पॉलिटिकल पार्टीज इतनी इफेक्टिव हैं? वाई डू वी नीड ऑल दिस पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल? हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ही क्यों जरूरत है? क्यों हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे? क्या हम एज अ यूथ कुछ नहीं कर सकते? ठीक है। पर अभी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो हमारी हर एक आइडियोलॉजी को हर अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती, हर अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट करती है? आर दे सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड?
हर जगह वर्ल्ड में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है, क्या हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज है? हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो क्या वो इंडिया जैसी ही वर्क करती हैं? क्या उनका वर्किंग अलग है? क्या उस अलग वर्किंग के वजह से उनके देश को आगे बढ़ने का, उनके देश के ग्रोथ को कुछ सपोर्ट मिला है? ये सारी चीज़ों के, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पे ढूंढेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है वो समझते हैं, और कुछ उसके फंक्शंस को देखते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली करती क्या है, उनका बेसिक काम क्या है। पहले मीनिंग समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। तो अगर हम कहें कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों का जुट है या ग्रुप है जो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन साथ में, और साथ में गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है। अभी अगर हम बोले कि हम जैसे आज की जनरेशन बोलती है, जेन जी, जेन अल्फा ये बात करती है कि हम हमारे जैसे लोगों के साथ वाइब करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम बोले पॉलिटिकल पार्टी, तो भाई ये ऐसे लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी वाइब मैच करते हैं। पर किस लिए? इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और गवर्नमेंट बनाने के लिए। हम पार्टी करने के लिए वाइब मैच करते हैं, ये देश चलाने के लिए वाइब मैच करते हैं। ठीक है। जो पार्टीज हैं, पार्टीज कैसे बनती हैं? अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज बनने की, तो लोग जो एक साथ एक आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं, ठीक है, वो साथ में उठते बैठते हैं, और 2 दिन में कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी नहीं हो जाती। ठीक है। 2 दिन में या एक रात में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं खड़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि उन पॉलिटिकल पार्टीज को बेसिकली कॉमन पीपल का सपोर्ट चाहिए। आम जनता के सपोर्ट के बिना ना वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ना वो इलेक्शन जीत सकते हैं। ठीक है। पार्टीज को जो आम जनता है वो सबसे बड़ा सपोर्ट करती है। दे परस्यूड पीपल। किस तरीके से? बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको अपने आप को प्रूव करने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी है। आज अगर हम इंडिया में बात करें तो बहुत सारी स्मॉल स्मॉल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। सारी की सारी नेशनल पार्टीज नहीं हैं, बहुत सारी स्टेट पार्टीज भी हैं जो स्टेट इलेक्शन ही कंटेस्ट करती हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी उस स्टेट तक सीमित है। पर वो उस स्टेट में किस तरीके सीमित है? किस तरीके से कि भाई वहाँ के लोग उन लीडर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। यानी कि जो बेसिक डिवीजन होता है, उस बेसिस पे ये पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली क्या है? हमारी सोसाइटी में से ही लीडर्स चुने गए हुए लोग हैं जो हमारी आइडियोलॉजी को आगे ले जा रहे हैं, और इसीलिए हम उनको कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं पार्टीशनशिप में हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, बिकॉज हमारी आइडियोलॉजी उनके साथ मैच करती है। कौन वोट दे सकता है? भाई 18 साल से ऊपर वाले सब वोट दे सकते हैं। हम ऐसा कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के हिसाब से, फ्रेंचाइज के हिसाब से। ठीक है। तो अभी जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी की अगर हम बात करें, तो 3 कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। एक होगा राजा, यानी कि द लीडर। जैसे बीजेपी में बात करें तो बहुत सारे नाम आते हैं, पर सबसे पहला नाम हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आता है। फॉलोड बाय एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स बहुत सारे हैं, स्टेट वाइज वेरी करते हैं, और नेशन में भी अलग अलग जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी है वो मैटर करती है। ठीक है। बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं, हर एक स्टेट के एक्टिव मेंबर्स होते हैं। ठीक है। और उन सब के नीचे सबसे बड़ा हाथ होता है वी द फॉलोअर्स या वी द कॉमन पीपल। हम आम लोगों का जो संदेशा है वो एक्टिव मेंबर्स और लीडर्स को मानना पड़ता है, जानना पड़ता है। ठीक है। बहुत अच्छी मूवी थी ना बाहुबली, हमने उसी से एग्जाम्पल लिया कि भाई
एक राजा, उसका एक एक्टिव मेंबर हमने बता दिया कटप्पा, और उसकी प्रजा। ठीक है। उसी तरीके से हमारे देश में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं। ठीक है, वेयर देयर इज अ लीडर, एक्टिव मेंबर्स हैं और बहुत सारे ढेरों फॉलोअर्स हैं। ठीक है। चलिए, अभी पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम समझे धीरे धीरे कि पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या हैं, कैसे इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, क्या उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कंटेस्ट, पर कैसे, कहाँ से, किस तरीके से होता है, कौन देखता है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी वैलिड है, किधर इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। हम जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में भर्ती लेते हैं, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी जैसे हमारे लिए स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, इनके लिए ऑफिसेज होती हैं जहाँ पे ये लोग सेम आइडियोलॉजी के लोग मिलते हैं, अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं। यानी कि वो सब जो हमारे आइडियाज़ हैं, या हम कहें हमें जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं हमारे एरिया के, उसको डिस्कस किए जाते हैं, वो फर्दर और आगे लिए ले जाए जाते हैं। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या सीरीज ऑफ फंक्शंस होते हैं फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो सबसे पहला है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू कंटेस्ट एन इलेक्शन। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन कंटेस्ट करना है। तो जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो करना क्या होता है? कैंडिडेट कंटेस्ट इलेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी। सपोज मैंने एक अपनी पार्टी बनाई, एबीसी पार्टी। ठीक है। अब सबसे पहला ये है कि मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो या तो मैं खुद करूंगी अपने एरिया में से, या मेरे एरिया के किसी पॉपुलर पर्सन को मैं बोलूंगी कि भाई आप मेरी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए इस एरिया का इलेक्शन लड़िए। ठीक है। अभी पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स इन डिफरेंट वे। मैं बोल रही हूँ पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, कोई बोलता है कौन कितना अच्छा काम करता है उसके बेसिस पे, कौन कितना पढ़ा लिखा है, लोगों के साथ कितना मिलजुल के रहता है इन द सोसाइटी। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। लास्ट जो हमारा चैप्टर है जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है। तो वहाँ पे जो रिजर्वेशन कोटाज वगैरह है, SC ST OBC विमेन के लिए, वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखी जाती है व्हेन अ पॉलिटिकल पार्टी सेटअप्स अ कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर सीट। ठीक है, एक पर्टिकुलर सीट पे कौन एज अ कैंडिडेट खड़ा होगा। तो वो जो रिजर्वेशंस हैं, हमने जैसे पढ़ा था कि कास्ट के बेसिस पे भी लीडर्स खड़े रखा जाता है, रिलीजन के बेसिस पे भी रखा जाता है। उस तरीके से parties put forward different policies and programs and the voters choose from them। ठीक है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज आपको कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है मेरे आइडियोलॉजी को आगे ले जाने के लिए, या ये पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में आती है तो मुझे बेनिफिट होगा। तो वो अपना एक एजेंडा, प्रोपोगेंडा आगे रखते हैं ताकि हमें पता चले कि भाई वो हमारे लिए क्या करने वाले हैं। बिफोर एवरी इलेक्शन एवरी पॉलिटिकल पार्टी पुट्स अप अ एजेंडा कि भाई अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो आपके लिए ये सारी चीज़ें हम फुलफिल करेंगे, आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम फुलफिल करेंगे। ठीक है। डेमोक्रेसी बेसिकली हम क्या कहते हैं, सबके डिफरेंट व्यूज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके से होना चाहिए, सबकी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, या हम कहें सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं। तो उन सारे ओपिनियंस को, उन सारी पॉलिसीज़ को, सबके डेवलपमेंटल गोल को जो ध्यान में रखते हुए साथ में आते हैं एक एजेंडा के साथ। ठीक है। कि भाई जैसे हम कोई पर्टिकुलर स्टेट ले लेते हैं। ठीक है। जैसे मैंने XY, अगर मैं बात करूँ गुजरात की। ठीक है। तो गुजरात में हम बात करें तो बेसिक डेवलपमेंटल गोल्स ये हैं कि जो आज भी इंटीरियर विलेजेस हैं, ठीक है, वहाँ पे जो एक्सेस नहीं है रोड का, या हम कहें वहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है वो मार्केट तक नहीं पहुँचता, फार्मर्स का जो इशू है, या हम कहें जो टूरिज्म डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं तो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की सेफ्टी है, अलग अलग जेंडर कास्ट के लोग हैं,
उनकी सेफ्टी है, उनमें जो अनबन चलती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उसको रिड्यूस करना है। तो वो सारे एजेंडा हुए उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के वहाँ पे वर्कआउट करने। ठीक है, अभी उसमें भी लोगों के ओपिनियंस अलग होंगे कि भाई नहीं, हम इस तरीके से कर सकते हैं, हम इस तरीके से ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वो सारा क्या करता है, पार्टी बैठ के उसको एक लिस्ट बनाता है और उसमें फिर उसको बेसिकली एक एजेंडा की तरह लोगों के सामने प्रोड्यूस करता है। अ पार्टी रिड्यूसेस अ मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू फ्यू बेसिक पोजीशंस विच इट्स विच इट्स सपोर्ट। ठीक है, अभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग क्या करते हैं, सबके ओपिनियन लेते हैं, सबके ओपिनियन लेने के बाद बेसिकली जो वो सपोर्ट करता है या जितनी आइडियोलॉजी को वो सपोर्ट करता है वो एक लिस्ट बनाता है। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसी ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। अभी ये जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, कोई आज उठ के ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं XYZ को 15,000 करोड़ का बजट दे दूंगा या दे दूंगी, कोई नया जो अपोजिशन पार्टी है या द पार्टी विच इज नॉट इन पावर, ठीक है, वो इलेक्शन जीतने के लिए ये हवा में बात नहीं कर सकता। अभी जो एग्जिस्टिंग रूलिंग पार्टी है उसने जो पॉलिसीज बनाई है उसमें आप कितना चेंज करके लोगों तक पहुंच सकते हो, लोगों के बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरे कर सकते हो, वो आपको ध्यान में रखते हुए वो एजेंडा बनाना होता है, वो लिस्ट देना होता है लोगों को कि हाँ भाई, अभी का जो बजट आपके स्टेट के लिए है या आपके पर्टिकुलर एरिया के लिए है, उसमें हम ये चीजें और अच्छे से करवा सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से। तीसरा जो फंक्शन है, दैट इज पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉस फॉर अ कंट्री। ठीक है, अभी देखो हम कहते हैं, हम जो भी पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्ट करते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, MLAs एंड MPs कहा जाता है इनको। ठीक है, बेसिकली हम इन मेंबर्स को कहाँ भेज रहे हैं, लेजिस्लेचर में भेज रहे हैं, लोकसभा या हमारी असेंबली जो अ, हम कहते हैं स्टेट असेंबली में भेज रहे हैं। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद में। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये मेंबर्स कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ये लॉ मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमने पढ़ा है लेजिस्लेचर्स में जो बिल्स हैं वो साइन हो के लॉ बनता है, एक्ट बनता है। ठीक है, तो हमने जिन मेंबर्स को इलेक्ट किया है वो बेसिकली लेजिस्लेचर का हिस्सा है और वो मेंबर्स कौन है, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इनके हाथ में है, ये जो MPs और MLAs हैं, इनके हाथ में है कि कोई पर्टिकुलर बिल को वो लॉ बनने दे या ना बनने दे। बनने दे तो उसमें क्या क्या अच्छी चीजें वो और इंक्लूड कर सकते हैं ताकि और बेनिफिट हो लोगों को, या हम कहें कि अगर वो नहीं बनने देना चाहते तो ऐसा क्या और ऐड करके हमारे बेटरमेंट के लिए ये लोग वर्क करते हैं। दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। जब भी वो लेजिस्लेचर में बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अपने पर्सनल ओपिनियन पे ही चलते हैं, वो पार्टी आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ फंक्शन अगर हम बात करें तो पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। हमें पता है जो इलेक्शन जीतता है वो गवर्नमेंट चलाता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट बनाता भी है और गवर्नमेंट चलाता है। सरकार बनना, सरकार चलना, दो बात यहाँ पे है। ठीक है, किस तरीके से कि भाई हमने इलेक्शन आए, वोट आउट किया, ठीक है, कोई पार्टी मेजॉरिटी में आती है, विन करती है उस पर्टिकुलर इलेक्शन को। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ गुजरात इलेक्शंस का। ठीक है, अगर हम बात करें गुजरात इलेक्शंस की तो अगर 64 सीट्स है ऑफ द असेंबली, स्टेट असेंबली 64 नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, विधानसभा की 64 सीट लेते हैं, 64 में से 2/3 मेजॉरिटी सीट अगर बीजेपी ले जाती है तो बीजेपी यहाँ पे कौन सी हुई, रूलिंग पार्टी हुई, जो कि गवर्नमेंट बनाएगी और स्टेट को चलाएगी, स्टेट में बेटर बेनिफिट्स लाएगी। तो पार्टी रिक्रूट्स लीडर, ट्रेन देम एंड देन मेक देम
मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं बात कर रही हूँ 64 अलग अलग सीट्स पे से 2/3 मेजोरिटी, जहाँ पे अगर मैक्सिमम गुजरात में अगर बात करें तो हार्डली दूसरी पार्टीज को कोई सीट मिलती है, तो यहाँ पे मेजोरिटी बीजेपी की आती है। ठीक है, तो ये लोग कौन होंगे, ये मिनिस्टर्स कौन होंगे, जिनको इन्होंने पहले से ट्रेन करा है पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ। पार्टी किस मोटिव से आगे बढ़ना चाहती है, किस लेवल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट देखना चाहती है गुजरात में, उस आइडियोलॉजी के साथ वो अपने लीडर्स को ट्रेन करेगी और उन्हें बोलेगी कि आप इस तरीके से सरकार चलाएंगे। आप मिनिस्टर्स मेरे अंडर रहते हुए चीफ मिनिस्टर ऐसी बात कर सकता है, या चीफ मिनिस्टर अपनी आइडिया इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है कि वी ऑल टुगेदर कैन ब्रिंग दिस ग्रोथ इन आर स्टेट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जब भी लोग इतना वेल मैनर्ड नहीं है कि भाई हाँ रिक्रूटमेंट होता है, आइडियोलॉजी को समझाया जाता है, एक्स वाई जेड, इतना वेल मैनर्ड नहीं होता। बट हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो गवर्नमेंट बनाने के लिए मिनिस्टर्स होते हैं दे कम विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कौन सा, कि पार्टी किस तरीके से इतने सालों से वर्क कर रही है। ठीक है, समझ आई बात। चलिए, नेक्स्ट फंक्शन जो है ये है कि दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। ठीक है, इलेक्शन होता है, हम सुनते हैं अरे ये पार्टी जीत गई, ये पार्टी हार गई। ठीक है, जैसे 2024 का इलेक्शन ले, वी आर करेंटली हैविंग अ कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, बीजेपी के साथ बिहार से सपोर्ट मिला है। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से सपोर्ट मिला है, अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज से सपोर्ट मिला है। बट द इंडिया ब्लॉक, जो कि इंक्लूडिंग कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बहुत सारी लोकल पार्टीज या नेशनल पार्टीज जो छोटी बड़ी हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, ठीक है, इन सब का कोलिजन बन के इंडिया ब्लॉक बना है। अभी जब इलेक्शन हुआ 2024 का, तो बीजेपी एंड द को, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भारत, ठीक है, तो जो चाहते हैं कि इंडिया का नाम भारत हो। ठीक है, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ, भारत बोलूंगी मैं इन लोगों को साथ में। ठीक है, तो वो इलेक्शन जीत गए। ठीक है, उन्हें 2/3 मेजोरिटी मिली, वो इलेक्शन जीत गए। तो अभी जब वो इलेक्शन जीत गए तो इंडिया ब्लॉक जो इलेक्शन हार गया है, दे विल बी फॉर्मिंग द अपोजिशन गवर्नमेंट। ठीक है, अपोजिशन में बैठेंगे, किस मोटिव से, कि भाई जो रूलिंग पार्टी है वो अपना पूरा का पूरा दबदबा ना दिखा पाए, वो पूरे के पूरे अपने बेनिफिट, अपने लोगों का बेनिफिट फुलफिल ना कर पाए। सही, फेयर एंड प्रॉपर मीन्स में हर एक जो लेजिस्लेचर में लॉ बनना चाहिए उसको देखा जाए। वो किस तरीके से, कि बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसी। अभी ये जो ओपोजिशन में बैठते हैं उनका मेन क्या काम क्या होता है, कि भाई अपनी आइडियाज देना, अपने ओपिनियन देना, जहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो पीछे रह गई, या हम कहें जहाँ पे उनकी पॉलिसीज काम नहीं कर पाई, या जहाँ पे उन्होंने फेलियर देखा। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ हम कहते हैं विमेन सेफ्टी के इश्यूज आज भी हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि द गवर्नमेंट डोंट ट्राई टू डू दैट, ट्राई करते हैं, बट इट इज ऑल इन द हैंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, एक चेन चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपोजिशन में बैठती है, जो इंडिया ब्लॉक है, वो हमेशा जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि हमारा जो भारत, मैंने जो नाम दिया है, उनको हमेशा क्वेश्चन करती है अबाउट द विमेन सेफ्टी। ठीक है, तो उनके जो फेलियर्स है, रॉन्ग पॉलिसीज हैं, उसको क्वेश्चन आउट करने के लिए, उसमें चेंजेस अगर वो लाना चाहते हैं, तो आवाज उठाने के लिए हमें अपोजिशन की जरूरत पड़ती है। अपोजिशन पार्टी ऑल्सो मोबिलाइजेज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार बनी तो है, पर सरकार गिराने के लिए अगर ओपोजिशन पार्टी उतर आए तो जो रूलिंग सरकार है वो भी गिर सकती। ठीक है, रूलिंग पार्टीज कैन ऑल्सो टबल डाउन, या हम कहें गिर सकते हैं,
इफ द अपोजिशन इज टू स्ट्रॉन्ग टू अपोज देम। ठीक है, जो गवर्नमेंट अभी रूल आउट कर रही है उसको ब्रेक कर सकती है कौन, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है, सत्ता पलट कहते हैं, तख्त पलट कहते हैं लोग इसे। तो ये सारी चीजें बहुत सारे केसेस में होती है। ठीक है, द नेक्स्ट फंक्शन इज पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। हमारे जो पब्लिक ओपिनियंस हैं उसको एक आकार देने का काम ये पॉलिटिकल पार्टीज। अब बोलोगे कैसे? तो हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हम हमारे अ, अगर हम बात करें सबसे लोएस्ट लेवल, तो हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं जिनको हमने इलेक्ट करा है उन तक हम ये बात पहुँचाते हैं। वो आगे और लेजिस्लेचर में ले जाते हैं। वहाँ से अगर बात करें स्टेट से सेंटर तक जाता है, या कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो डायरेक्ट स्टेट में आते हैं, जो हमें कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह हमें पता है, जो हमारे पास लिस्ट के मैटर में वो जिसके भी अंडर में आता है हम वहाँ तक आवाज़ पहुँचाते हैं। ठीक है, हम हमारे जो आइडियाज़ और इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं उन पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुँचाते हैं। लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट ऑल ओवर द कंट्री, बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हैं ये लोग हर एक पॉलिटिकल पार्टी के। ठीक है, मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स तो हैं पॉलिटिकल पार्टी के, बट कुछ ऐसे और प्रेशर ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को सीधा सीधा ना रिप्रेजेंट करके उनके एक्सटेंशंस हैं, वो लोगों तक जाते हैं और उनसे समझते हैं कि भाई आपके इश्यूज क्या हैं, क्या नहीं, आपको और क्या चीज़ें चाहिए आपके लोकेलिटी में। तो ये प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में, हम कहते हैं ना, कास्ट बेस पे ग्रुप्स होते हैं, रिलीजन बेस पे ग्रुप्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज के एक्सटेंशंस होते हैं। ये अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो अपने अपने कास्ट का या अपने अपने रिलीजन का जो प्रॉब्लम्स है, जो मेजर इश्यूज हैं वो जो फेस कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज तक पहुंचाने का काम करते हैं। पार्टीज समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। तो कभी कभार क्या होता है ना कि पार्टीज रोड पे आ जाती हैं, रैलीज चालू कर देती हैं। ऐसी बहुत सारी रैलीज हम देखते हैं, बेसिकली प्राइस राइज के केसेस में। सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे तो रैली होगी, प्याज टमाटर के भाव बढ़ेंगे तो रैली होगी, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े तो रैली होगी। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ऐसी मूवमेंट्स लॉन्च करते हैं कि भाई जो कॉमन प्रॉब्लम है लोगों की, जो कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आए। वन ऑफ द प्रॉब्लम, या हम कहें वन ऑफ द रीसेंट मूवमेंट्स जो हम देखते हैं न्यूज़ में, वो है फार्मर्स फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब। वो काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द फार्मर बिल। ठीक है, तो वो उसी तरीके, उनको भी कहीं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट होता है। ठीक है, ऑफन ओपिनियंस इन द सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइंस पार्टीज टेक। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी ओपिनियन आम लोगों के हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को लाइन अप करके आगे बढ़ना पड़ता है इफ दे वांट टू बी इन द पावर। अगर उन्हें पावर में रहना है तो उन्हें ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो जहाँ से इलेक्ट होके आए हैं वहाँ के लोगों का डेवलपमेंटल गोल, वहाँ के लोगों का क्या इशू है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। अभी पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा बीच में मीडिएटर है कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम लॉन्च करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल, तो कॉमन पीपल तक पहुंचाने का काम इनका है। कैसे? कि भाई जो भी ऑर्डिनरी पीपल के लिए स्कीम्स हैं, जैसे गैस सिलेंडर में सब्सिडी मिलना, या प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, या जैसे कोविड के टाइम पे जो जनधन योजना लॉन्च हुई, या अनाज जो पहुंचता है, राशन शॉप्स जो हैं,
ठीक है, प्राइस राइज, अगर हम बोले इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली जा रही हैं, स्कीम्स पहुंच रही है आम लोगों तक, उसका काम उन ऑर्डिनरी सिटीजन्स तक वो स्कीम्स पहुंचे उसका ध्यान रखना वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का काम होता है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू किस तरीके से वो स्कीम्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे बिलो बीपीएल कार्ड्स होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड्स। ठीक है, तो जो लोग बीपीएल कार्ड के होल्डर्स होते हैं उन्हें कुछ परसेंटेज ऑफ राशन, कुछ वर्किंग का लाइक मनरेगा जो स्कीम है, ठीक है, उसके बेसिस पे उनको मंथली कुछ आवर्स ऑफ वर्किंग वगैरह, तो वो सारी जो स्कीम्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन होना और ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स हैं उन तक वो प्रॉपर पहुँचे, उसके लिए बीच में जो लोकल पार्टी लीडर्स होते हैं वो काम करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूड करें तो पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को वहाँ के लोगों की डिमांड क्या है और वहाँ के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं उसको ध्यान देना है। अगर वो नहीं ये कर पाते तो नेक्स्ट इलेक्शन में लोग उन्हें अच्छे से टाटा बाय बाय बोल देते हैं, दे कम आउट इन द अपोजिशन, वहां पे वो इलेक्शन हार जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो अगर हम बात करें तो लोगों की ज़रूरतों के लिए उन्हें काम करना है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों, मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट हुआ तब भी पूछा था कि क्यों चाहिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे फंक्शंस फॉलो करते हैं जो हमने अभी डिस्कस करे, 7 8 6 7 फंक्शंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ध्यान देती हैं। अभी क्या हम इससे एक क्वेश्चन ये समझ सकते हैं कि ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती? क्या हम ये क्वेश्चन समझें कि भाई अरे यार, मेरे देश में पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो मेरे देश का जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं होगा। कैन अ कंट्री रन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज? क्या कोई देश पॉलिटिकल पार्टी के बिना चल सकता है? चलो पहले इंडिया की ही सिचुएशन लो, जहाँ पे हम बोलें कि पॉलिटिकल पार्टी की हमें ज़रूरत नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टीज के बिना ही अपना देश चलाएंगे, दैट टू इन अ डेमोक्रेटिक वे। ठीक है, तो एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सब अपने अपने तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, सब इलेक्शन लड़ेंगे तो वोट देने कौन जाएगा? मैं मैं खुद ना इलेक्शन लड़ूं? तो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू पीपल अबाउट मेजर पॉलिसी चेंजेस। चलो लीडर भी सिलेक्ट करके हमने एक ही लीडर को भेज दिया, पर क्या वो अकेला कोई मेजर पॉलिसी चेंज ला पाएगा? मेजर डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास रख पाएगा? उसके पास सारे अधिकार होंगे कि नहीं भाई कल के कल इधर स्कूल बन जाना चाहिए? उसको भी तो किसी का सपोर्ट। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन वेरी। सरकार बन भी जाए पर कब तक चलेगी क्या पता ठाकुर, हमको नहीं मालूम। अगर बन भी जाए तो कब तक वो सब सेम आइडियोलॉजी, कब तक वही सारी चीज़ों के साथ चलते रहेंगे? द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरे एरिया से अगर मैं इलेक्ट होके जाती हूँ तो वो मेरी जवाबदारी बनेगी कि मेरे को इनका काम करना है। मेरे को कोई सपोर्ट मिले ना मिले, मुझे मेरे लोगों के बीच में अगर फिर से आगे आना है तो मुझे उनसे फुलफिल करनी पड़ेगी। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। ये तो सबका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबका अलग अलग हो जाएगा, पर मैं देश कैसे चलाऊं? मेरा मेजर क्वेश्चन है कि भाई अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा? कैसे हम हमारे टर्म्स जो दूसरे देशों के साथ है या हमारे नेबर्स के साथ है या हम जो बाउंड्रीज हमारी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर, वो कैसे हो?
झोल हो जाएगा भाई पॉलिटिकल पार्टीज। अभी नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस जो हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमें पंचायत में बहुत बार देखने को मिलते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, इंडिविजुअली इलेक्ट आउट होता है। ठीक है, फॉर्मल इलेक्शंस में नहीं देखने को मिलते। इट इज़ जनरली नोटिस दैट विलेज गेट स्प्लिट इनटू मोर देन वन फैक्शन। वहाँ पे हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बेसिस पे डिवीजन नहीं देखने को मिलता है। लोगों की पॉपुलैरिटी कैसी है जो कंटेस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमें देखने को मिल जाता है, या उस पर्सन के दूसरे लोगों के साथ, ऊंचे लोगों के साथ किस तरीके की उठ बैठ है उससे हमें समझ में आ जाता है। इंडिविजुअल अपना इलेक्शन लड़ लेते हैं बट वो पंचायत तक ठीक है क्योंकि एक छोटा सा गांव हैंडल करना होता है, ईच ऑफ विच पुट्स अप अ पैनल ऑफ इट्स कैंडिडेट। ठीक है, वो गांव को वार्ड वाइज डिवाइड किया जाता है और इस वार्ड से मेरा ये रिप्रेजेंटेटिव, उस वार्ड से मेरा ये रिप्रेजेंटेटिव, वो एक पैनल बनाते हैं अपने कैंडिडेट्स। ठीक है, और बेसिकली वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो ऐसा कहते हैं कि वी एज एन इंडिविजुअल हम एक पार्टी बना रहे हैं, हम अपनी पैनल बना रहे हैं टू कंटेस्ट द पंचायत इलेक्शन। पंचायत में हमें नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक टाइम पे कॉरपोरेशंस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में भी आपको नॉन पार्टी बेस्ड देखने को मिल जाएंगे, बट स्टेट एंड द सेंटर इलेक्शंस आपको कभी नॉन पार्टी बेस्ड देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें कि नॉन पार्टी इलेक्शंस, या हम कहें कि जो हम कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होती हैं तो क्या इलेक्शंस हो पाएंगे, तो एक पंचायत लेवल पे या हम कहें स्मॉल स्केल पे वो पॉसिबल होता है। बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लार्ज स्केल अगर हैंडल करना है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। यानी कि अगर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी की बात करें, गांव में शायद पर्टिकुलर एक ही कास्ट के लोग रहते हों, एक ही रिलीजन के लोग रहते हों, लोगों की आइडियोलॉजी सेम हो, तो वो पॉसिबल हो जाता है कि भाई स्मॉल ग्रुप कैन मेक अप इट्स ओन गवर्नमेंट। ठीक है, पर जब बड़े बड़े देश जैसे इंडिया जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है उसको हैंडल करना हो तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। इट इज़ अ लार्ज एंड अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी जहाँ पे सबकी आइडियाज डिफरेंट हैं। वहाँ पे हमें कोई ना कोई ऐसी एजेंसी चाहिए जो एक पर्टिकुलर एक सर्टन वे में फंक्शन आउट करे। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल these needs that every representative government has। पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली वो सारी ज़रूरतें पूरी करती है जो एक रिप्रेजेंटेटिव एज अ गवर्नमेंट चाहता हो। क्या? गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इश्यूज एंड टू प्रेजेंट दिस टू द गवर्नमेंट। एक ही इशू पे लोगों के व्यूज इकट्ठे करना, गवर्नमेंट तक पहुंचाना पॉलिटिकल पार्टीज बहुत अच्छे से कर सकता है। Bring various representatives together so that a responsible government could be formed। हर एक पार्टी का जो लीडर होता है, जो अलग अलग जगह से इलेक्ट होके आया होता है, वो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है जो साथ में आके गवर्नमेंट बनाते हैं, ताकि वो जहाँ से इलेक्ट होके आए हों, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आए हों, वहाँ पे कुछ अच्छा हो सके। A mechanism to support or restrain the government, मेक पॉलिसीज जस्टिफाई और अपोज देम। ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है जहाँ पे हम गवर्नमेंट को हमारा सपोर्ट दिखा सकते हैं टूवर्ड्स सम गुड थिंग दैट दे आर डूइंग फॉर अस। हम रिफ्रेन कर सकते हैं, हम आगे नहीं होने दे सकते, रिस्ट्रेन कर सकते हैं गवर्नमेंट को। जो हम समझते हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा, हम अपोज कर सकते हैं। अपोज करते हैं तो उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि भाई क्यों हमारे लिए अच्छा नहीं है। वी कैन से दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। हम कहते हैं कि एक डेमोक्रेसी का स्मूथ रन चाहिए, एक कंट्री को अगर स्मूथ डेमोक्रेटिक रन चाहिए तो पॉलिटिकल पार्टीज एक बहुत अच्छा जरिया है। ठीक है,
तो क्या हर कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज है, और हर कंट्री में है तो कितनी पॉलिटिकल पार्टीज, और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत मल्टीपल पार्टीज नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत कम है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल ले कुछ, अगर हम सिचुएशंस देखें अलग अलग कंट्री की, तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। ठीक है, अगर वन पार्टी सिस्टम को समझते हैं तो वहाँ पे एक ही पर्सन या एक ही पार्टी को अलाउ होता है गवर्नमेंट बनाना और देश चलाना। ठीक है, टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। इसमें चाइना बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ पे खाली कम्युनिस्ट पार्टी, जो उनके लीडर है शी जिनपिंग जी, उन्हीं को अधिकार है गवर्नमेंट बनाने का और देश चलाने का। ये क्या डेमोक्रेसी हुई? क्या यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन है किसी और को चूज करने का? ऑप्शन तो है, बट वो कभी पावर में नहीं आते। ओनली वन पार्टी कम्स इन द पावर, दैट इज द कम्युनिस्ट पार्टी। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे दो पार्टी सिस्टम है। ठीक है, दो पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट। जनरली आपको यूएस यूके में ये देखने को मिल जाएगा, टू पार्टी कंटेस्टिंग द इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज भी एग्जिस्ट करती होंगी, बट नेशनल लेजिस्लेचर में उनका इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। जैसे हम कहते हैं लोकसभा में उनका इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दो बड़ी पार्टीज एक दूसरे के सामने इलेक्शन में खड़ी रहती है। वी कैन टेक अप द एग्जांपल ऑफ यूएसए एंड यूके। दोनों जगह अभी रीसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस हुए हैं। तो एक बार देखो आप, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस जब भी हम पढ़ते हैं, तो जो न्यूज़ में आ रहा है, जो जियो पॉलिटिकली हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, उसको भी साथ में लेके चले तो बहुत अच्छे से समझ आता है ये। ठीक है, अभी कौन सा अच्छा है, वन पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम, या हम कहें इंडिया जैसा मल्टी पार्टी सिस्टम? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हर कोई ऐसा कहता है कि हर एक सिस्टम अपने आप के गुड एंड बैड चीजें साथ लेके चलता है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि कौन सा अच्छा है, तो वन पार्टी सिस्टम हम कहते हैं कि वहाँ पे लोगों के पास ओपिनियन नहीं है, चॉइस नहीं है। बट टू पार्टी में भी क्या होता है, या ये ले लो या इसको ले लो, आप इसको सपोर्ट करोगे या इसको सपोर्ट करोगे, यू कैन नॉट फाइंड समथिंग न्यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाता है ना, जो पार्टी सिस्टम इन्वॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स social and regional division, its history of politics and its system of election। अभी पार्टीज कितनी होंगी, किस तरीके से होंगी, तो वो किस तरीके की सोसाइटी के लोग हैं, लोगों की आइडियाज क्या हैं, वो किस तरीके से सोशली और रीजनली डिवाइडेड हैं, उनकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी क्या है, वो उस देश में हिस्ट्री क्या है पॉलिटिक्स की, और वहाँ इलेक्शंस किस तरीके से किस सिस्टम से हो रहे हैं, वो भी देखना पड़ता है। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। हर एक कंट्री अपने देश में किस तरीके का डिवीजन है, किस तरीके से हम हमारी रीजनल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, या जो नेचर है लोगों के दिमाग का, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पार्टीज बनाती हैं। ठीक है, पार्टी सिस्टम्स डेवलप करती है। अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल ले, तो मल्टी पार्टी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, और सब एक साथ नहीं बैठते। इन सच अ लार्ज कंट्री इट इज नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाय टू और इवन थ्री पार्टीज। हमारे यहाँ दो या तीन पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोगों की सोच, लोगों का जो जरिया है, नजरिया है, वो वेरी कर रहा है। ठीक है, हर एक अपना ओपिनियन लेके आता है, हर एक पर्सन अपने तरीके से ग्रोथ देखना चाहता है। इंडिया हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है,
बेस्ड ऑन जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, तो सबको साथ लेके चलना है। इंडिया जैसे वास्ट कंट्री में तो 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं उखाड़ सकती, ठीक है? तो हम कहें कि किसी देश को चलाने के लिए ना वन पार्टी कैपेबल है, ना टू पार्टी कैपेबल है। पार्टी सिस्टम उस देश की जो आइडियोलॉजी है, उस देश में जो लोग रहते हैं, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीज बन सकती है। तो हम किसी एक को पर्टिकुलर नहीं दर्जा देंगे। अभी बात करते हैं नेशनल पार्टीज। कुछ होती हैं नेशनल पार्टीज, कुछ होती हैं स्टेट पार्टी। अभी इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देयर आर मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज। हम मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है? हमारे को एक पार्टी से पेट नहीं भरता। नेशनल पार्टी, country-wide parties have their units in various states, but by and large, all these units follow the same policies, programs, and strategy that is decided a national. देखो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हम किसे कह सकते हैं? एक पर्टिकुलर पार्टी के अलग अलग स्टेट में अपने सेंटर्स हो सकते हैं। उस स्टेट में वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से उनको डील किया जाना है, वो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनको देखना है। बट अल्टीमेटली जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो उस स्टेट के हर एक इंसान तक जो नेशनल लेवल पे डिसाइड किया गया था कि भाई मनरेगा स्कीम के अंतर्गत इतना इतना होना चाहिए, XYZ स्कीम के अंतर्गत इस स्टेट के हर इंसान तक ये पहुंचना चाहिए। तो वो स्टेट में जो लोग बैठे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, वो उनका काम हो जाए, ठीक है? एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। जो नेशनल पार्टीज हैं वो या स्टेट पार्टीज जो भी हैं, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। While the commission treat all the party equally, it offers some special facilities to large and established party. इलेक्शन कमीशन वैसे तो सबको इक्वल ट्रीट कर, बट जो नेशनल पार्टीज हैं या जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, उनको कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं या उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाता है। क्यों ऐसा? एक तो भाई वो बहुत बड़ी है, देश चलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, और उनको क्या है कि स्पेशल, अगर हम बात करें कि स्पेशल फैसिलिटीज, तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अगले इलेक्शन में आप ही जीतोगे, हम कुछ ऐसा जुगाड़ करते, ऐसा नहीं। उनको सिंबल्स देना, यूनिक सिंबल्स देना, ठीक है? पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस, ठीक है? उसको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस होना, बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, उनके सिंबल्स, और उनको जिस तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट करना है उसमें उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, ठीक है? कहीं पे भी इलेक्शन कमीशन कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को कंप्लीट कभी सपोर्ट नहीं करेगा। इट विल बी ट्राइंग टू बी द मोस्ट फेयर पर्सन्स, ठीक है? दूसरी चीज कि भाई ये जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है या इलेक्शन कमीशन एक स्पेशल स्टेटस देता है, स्पेशल फैसिलिटीज देता है, उसे हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं, उसे हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैड लेट डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ द proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized। अभी इलेक्शन कमीशन ने कुछ नॉर्म सेट कर रखे हैं जिसके बेसिस पे ये लोग ऐसा कहते हैं कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी तब बन सकते हैं जब आप पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ वोट्स आपको मिले, और सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ सीट्स ऑल ओवर द इंडिया आप जीतते हैं। A party that secures at least 6% of the total vote in Lok Sabha or assembly elections in 4 states, ठीक है? जब भी लोकसभा इलेक्शन होता है तो पूरे भारत में अगर वो मिनिमम 6% वोट लाते हैं या 4
असेंबली इलेक्शंस, 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में वो 6% वोट लाते हैं तो उन्हें रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा दिया जाता है. When at least 4 seat in the Lok Sabha is recognized as नेशनल पार्टी. एटलीस्ट 4 सीट अगर पूरे इंडिया में से वो लोकसभा इलेक्शंस में लाते हैं तो उन्हें हम नेशनल पार्टी का दर्जा देते. ठीक है, यानी सपोज मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई. ठीक है, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करी, मैं लोकसभा इलेक्शंस कंटेस्ट करती हूँ, तो पूरे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, 540 सीट्स है, उसमें से अगर मुझे 4 सीटें मिलती हैं तो मेरी पार्टी एज अ नेशनल पार्टी कौन डिक्लेयर कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. उसके साथ बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जो वो ध्यान में रखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन 2019 में देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज. 7 ऐसी पार्टीज थी इन द ईयर 2019 जिसको हमने रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी का दर्जा दिया. उसमें से ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, सीपीआई, बीजेपी, बीएसपी, एआईटीसी, सीपीआईएम एंड आईएनसी. ठीक है, इनमें से ये दो आप सबको ऑलमोस्ट पता होगा. ठीक है, एनसीपी शायद कुछ लोगों को पता होगा, तृणमूल कांग्रेस भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, दोज हु आर रिसाइडिंग टुवर्ड्स वेस्ट बंगाल. बीएसपी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा. सीपीआई और सीपीआईएम साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, स्पेशली केरला वगैरह में, तो आपको ये सारी चीज़ें ये दो पार्टीज पता होंगी. ठीक है, अब सबसे पहले हम लेते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. ममता बनर्जी को देख के आपको ये पार्टी याद हो रही. लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, जो आज भी सीएम है वेस्ट बंगाल की. ममता दीदी के नाम से वो फेमस है. ये इनका पॉलिटिकल सिंबल है. ठीक है, इनकी पार्टी का सिंबल है ये. स्पेशल प्रिविलेज जो हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन देता है. रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी इन 2016. 1998 में लॉन्च हुई बट नेशनल पार्टी का दर्जा इन्हें 2016 में मिला. सिंबल क्या है? फ्लावर्स एंड ग्रास. Committed to secularism and federalism, has been in power in West Bengal since 2011 से. ठीक है, 2011 से ये वेस्ट बंगाल में पावर में है और बेसिकली ये सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को सपोर्ट करते हैं. ऑल्सो हैज अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा. 7 सिस्टर्स में से 3 जो सिस्टर्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा, यहाँ पे भी आपको टीएमसी का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएगा. इन द जनरल इलेक्शंस हेल्ड इन 2019, ठीक है, इट गॉट 4.07% वोट्स and won 22 seats, making it the 4th largest party in the लोक सभा इलेक्शन. 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, सेकेंड टर्म ऑफ मोदी, थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म 2019, 2014 टू 2019 फर्स्ट टर्म, 19 टू जो 5 साल, और अभी 2024 में थर्ड टर्म शुरू हुआ. ठीक है, तो सेकेंड टर्म में मोदी जी के सेकेंड टर्म में इनको 4.07% वोट मिला था और तकरीबन 22 सीट ऑल ओवर इंडिया इन्होंने जीती थी, जो 4th लार्जेस्ट पार्टी बनाती है उनको उस इलेक्शन में. ठीक है, देन कम्स बहुजन समाज पार्टी, फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडर ऑफ काशीराम. काशीराम जी के अंडर में लीडरशिप में ये पार्टी फॉर्म हुई थी. सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर ऑफ बहुजन समाज. बहुजन समाज क्या है कि जो लोग दलित, आदिवासी, ओबीसीज और रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, ये इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये उनकी पार्टी है, ऐसा वहाँ पे कहा जाता है. और ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामस्वामी नायकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर. इन सब की आइडियोलॉजी को लेके इन्होंने
इन्होंने काशीराम ने एक पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, इन द ईयर 1984, जो कि अभी मायावती जी उनकी लीडर हैं, चला रही हैं। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपल। जो ये बेसिकली दलित और ऑप्रेस्ड लोग जो हैं उनके इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। इट इज मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन द नेबरिंग स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। इसका मेन आपको जो दबदबा है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, बट कहीं वो आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब जैसे स्टेट्स में भी इक्कल दुक्कल उनको सीट मिलती हुई आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट। बहुत सारे टाइम इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बनाई है और बहुत बार दूसरी पार्टीज ने भी इनको सपोर्ट करा है। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन जो 2019 में हुआ था, 3.63% वोट्स मिले थे, यानी कि तकरीबन 10 सीट वो उस लोकसभा इलेक्शन में जीत पाए थे। ठीक है, ये जो एलिफेंट वाला सिंबल है ये इनका सिंबल है बीएसपी का, किसका? बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, फिर आती है भारतीय जनता पार्टी, द करंट रूलिंग पार्टी विद द कोलिशन। सिंबल आप सबको पता है, कमल। ठीक है, लोटस। फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जनसंघ, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में बनाया था, उसको रिवाइव किया गया 1980 में। 1951 या हम कहें 1980 से इसको इससे पहले इसको भारतीय जनसंघ कहा जाता था, बीजेएस कहा जाता था। इसको रिवाइव किया, भारतीय जनता पार्टी बना। wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and value। ठीक है, इंडिया का जो कल्चर है, जो वैल्यू है, उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इंडिया को और स्ट्रांग और मॉडर्न बनाना चाहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय आइडिया ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म एंड अंत्योदया, ये इनका मेन मोटिव है। कल्चरल नेशनलिज्म फॉर और हिंदुत्व is an important element in its conception of Indian nationhood and politics। ये जब भी कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन तो हिंदुत्व को बहुत महत्व देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और उसी के इर्द गिर्द अपने इलेक्शंस जो हैं वो कंटेस्ट करते हैं उसी आइडियोलॉजी के साथ। उन्हें इंडिया एक ऐसा नेशन चाहिए, एक ऐसा मॉडर्न इंडिया चाहिए जहाँ पे जो इंडिया का जो एंशियंट कल्चर है वो भी वो अच्छे से रिवाइव कर सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेसिकली wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir within India, a uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion, and ban on religion conversion। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव समझने जैसे हैं कि जम्मू कश्मीर को आज भी हम स्पेशल स्टेटस देते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक का जो प्रिंटिंग ईयर है उसके बेसिस पे बात करी है। आर्टिकल 370 एंड 370 रिवाइवल्स के बाद हमने जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस ले लिया है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख दो डिविजन्स कर दिए हैं, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दे दिया है ताकि लद्दाख और अच्छे से डेवलप हो सके। जम्मू कश्मीर को हमने स्टेट रखा है। ठीक है, तो ये इशू हमने सॉल्व किया है। द सेकेंड इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी रिसेंट न्यूज़ में हमने सुना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि ये कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते अपने लोगों के बीच में, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना धर्म कास्ट के बेसिस पे, ये सबको इक्वल ट्रीट करना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल उनके लिए सारे जो सिविल कोड्स हैं या हम कहें जो फैसिलिटीज़ हैं वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए, उसके लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो इस सिविल कोड को फॉलो कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये चाहते हैं कि किसी को भी अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए
मजबूर ना किया जाए, दे वांट दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। ठीक है, इट सपोर्ट बेस्ड इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द 1990s। इस पार्टी को 1990s आते आते बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलने लगा। पहले नॉर्थ एंड वेस्ट के अर्बन एरियाज तक लिमिटेड थी, बट धीरे धीरे ये सपोर्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और रूरल एरियाज तक, हर गांव तक ये पार्टी पहुंची है। केम इनटू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी, लोग साथ में आए थे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ में आई थी, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टी। ठीक है, जब साथ में बहुत सारी रीजनल पार्टीज इनके साथ आई तो इन्होंने इसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया था। In the 2019 elections, they emerged as the largest party with 303 members in the Lok Sabha. Currently leads the ruling NDA government at the center. ठीक है, सेंट्रल आज भी बीजेपी है with its support from the regional parties। ठीक है, अगर हम बात करें, ये 2019 का मैप है, जहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट बन रही थी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैड इन द ईयर 2019 इट हैड भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना महाराष्ट्र की बहुत बड़ी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, इट इज पार्टी ऑफ चिराग पासवान और उनके पापा, ऑल इंडिया अन्न द्रविड़ मुन्नेत्र कजरम यानी कि AIADMK। ठीक है, और बहुत सारी छोटी छोटी एनडीए पार्टीज। ठीक है, ये इनके साथ थे टू फॉर्म गवर्नमेंट इन 2019। ठीक है, फिर आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, फॉर्म्ड इन द ईयर 1925, believes in Marxism, Leninism, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। मार्क्स, कार्ल मार्क्स और लेनिन की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं, सेक्युलर और डेमोक्रेसी में मानने वाले लोग हैं। अपोज टू द फोर्सेस ऑफ सक्सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। ठीक है, accepts parliamentary democracy as a means of promoting the interest of the working class farmers and the poor। ठीक है, बेसिकली ये लोग चाहते हैं कि सबका विकास हो, डेमोक्रेसी में मानते हैं, हर एक क्लास जो वर्किंग है या फार्मर्स हैं या गरीब हैं, सबके इंटरेस्ट में काम होना चाहिए। का सिंबल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, it became weak after the split in the party in 1964 that led to the formation of CPIM। एक स्प्लिट हुआ इस CPI में, जो आज CPI एंड CPIM बोला जाता है, इन द ईयर 1964। के बाद उसका दबदबा थोड़ा कम हो गया। अभी भी हमें केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है, बट ग्रेजुअली इसका सपोर्ट कम होते जा रहा है। और 2019 में खाली 2 सीट्स यानी कि लेस देन 1% ऑफ वोट्स इनको मिले थे। एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। ये जनरली अपोजिशन में होते हैं ऑफ द रूलिंग या किसी ना किसी के साथ सपोर्ट में आके स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग में मानते हैं। CPIM फाउंडेड इन 1964, सेम आइडियोलॉजी के, मार्क्स एंड लेनिन के आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं। अगर आप सिंबल भी देखो तो यहाँ पे खाली एक स्टार एडेड है, उसके अलावा CPI एंड CPIM हैव सेम सिंबल्स। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को। ठीक है, एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। सोशली और इकोनॉमिक जस्टिस जो इंडिया को चाहिए, उस ऑब्जेक्टिव के साथ वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को, यानी कि जो इलेक्शंस होते हैं इनको फेयरली होने में ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, enjoys strong support in West Bengal, Kerala and Tripura, especially among the poor, factory workers, farmers, agricultural laborers and intelligence।
तो बेसिकली इनका सपोर्ट वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो किनके अंदर ये पॉपुलर हैं, तो भाई गरीब लोगों के बीच में फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं, फार्मर्स जो हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, या जो हम कहें कि ऐसे लोग हैं जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, उनके बीच में ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स टू द कंट्री, ठीक है। ये मानते हैं कि जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जिससे फॉरेन कैपिटल इंडिया में आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, उसको ये सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हाँ इसी तरीके से देश का डेवलपमेंट होगा। बंगाल में पावर में थे विदाउट अ ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। 34 ईयर्स तक ज्योति बासु जी ने, जो कि सीपीआईएम के लीडर हैं, उन्होंने 34 ईयर्स तक बंगाल पे रूल किया है, या हम कहें देवर इन द पावर विदाउट ब्रेक फॉर 34 ईयर्स। 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उनमें 1.75% सीट्स उन्हें मिली थी, वोट्स उन्हें मिले थे, 3 सीट मिली थी इन द ईयर 2019 इलेक्शन, ठीक है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। पॉपुलरली हम उन्हें कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, और सबसे पुरानी पार्टी हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तब भी थी। 1885 बाय एओयूम फाउंड आउट हुई थी, ठीक है। द ओरिजिनल ओजी फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बट बहुत सारे स्प्लिट्स देखे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। पहला जो हम कहें मुस्लिम लीग बनना, इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, उसके बाद भी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, बहुत सारे इसी के अंदर हमने स्प्लिट्स देखे हैं। बहुत डोमिनेंट रोल प्ले किया है इन द इंडियन पॉलिटिक्स। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है। नेशनल एंड स्टेट लेवल पे बहुत सालों तक पोस्ट इंडिपेंडेंस इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत डोमिनेंट रोल प्ले किया है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द पार्टी sought to build a modern secular democratic republic in इंडिया। जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत या उनकी लीडरशिप के अंदर इन्होंने एक मॉडर्न सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का सपना देखा था। इंडिया को एक मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन बनाने का। रूलिंग पार्टी इन द सेंटर टिल 1977, और फिर 80 से 89, ठीक है। 1977 तक रहे थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, और फिर 80 से 89 तक थे। 89 के बाद सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखा रहे थे अक्रॉस डिफरेंट सोशल डिविजन्स, ठीक है। A centrist party, neither rightist nor leftist in its ideology orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker section and minority। ठीक है, ये एक ऐसी पार्टी है ना किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, ना एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, ना लेफ्ट जाती है ना राइट जाती है। सेंटर में रह के देश के वेलफेयर के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, और देश की जो सेक्युलरिज्म है, या हम कहें देश की जो एकता है, उसके लिए काम करती रही। द आईएनसी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। वो चाहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, बट एक नए चेहरे के साथ। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई 2004 से 2019 तक। 19 में 2019 इलेक्शंस 19.5% वोट मिले थे, 52 सीट्स इन्होंने जीती थी, ठीक है। यूपीए अगेन अलायंस गवर्नमेंट है। 2004 टू 2019, यानी कि 2019 के बाद से मोदी जी पावर में है, ठीक है। हमने आगे जो डिस्कस करा भारतीय जनता पार्टी थर्ड टर्म की जो बात करी, 19 टू 5 साल, फिर 5 साल, उस तरीके, ठीक है। नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, एनसीपी 1999 में एक स्प्लिट हुआ कांग्रेस पार्टी में, और उन्हीं से बना, ठीक है। एस्पाउसेस डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। इनकी आइडियोलॉजी है कि भाई
गांधीयन आइडियोलॉजी जो थी, गांधी जी जो सोचते थे, जिस तरीके से गांधी जी को एक सेक्युलर स्टेट चाहिए था, जिस इक्विटी, जिस सोशल रिफॉर्म्स के साथ, सोशल जस्टिस के साथ, जिस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो आना चाहते थे, वो आगे बढ़ाना चाहते, want that high offices in government to be confined to natural born citizens of the India. ये ऐसा चाहते हैं कि भाई जो हायर ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट में, जो हायर पोजीशंस हैं, वो इस देश में जन्मे, इस देश के सिटीजन्स के पास ही रहें. A major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. महाराष्ट्र में अदर देन शिवसेना, अगर आपको कोई पार्टी देखने को मिलती है, और शिवसेना एंड बीजेपी आई कैन से, तो उसके अलावा आपको एनसीपी हेडेड बाय शरद पवार जी आपको देखने को मिल जाएंगी. कोलिजन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद कांग्रेस, कांग्रेस के साथ वो अलायंस में उतरती है महाराष्ट्र में. सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ यूपीए, यूपीए की मेंबर है 2004 से, और 2019 इलेक्शन में 1.4% वोट मिले थे, और 5 सीट्स इस पार्टी को मिली थी इन द ईयर 2019. ठीक है, ये तो हुई सारी हमारी नेशनल पार्टीज. कुछ ऐसी हैं जो कुछ रीजन तक कन्फाइंड है, कुछ स्टेट्स तक कन्फाइंड है. ये पार्टीज नेशनल पार्टीज तक का दर्जा नहीं ले पा रही हैं. दिस पार्टी नीड्स नॉट टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल. ये ऐसा नहीं है कि इनका जो आइडिया है वो अपने रीजन तक सीमित है, बट हाँ वो रीजनल पार्टी ही रह गई हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा अपने रीजन के लोगों से सपोर्ट मिलता है. ठीक है, जो साउथ इंडिया की पार्टी है जैसे AIADMK, DMK हो गया, ठीक है, ये सारी पार्टीज जो है वो रीजनल पार्टीज है, पर वो सेंटर में जब सपोर्ट की बात आती है तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद स्टेट पार्टीज. अगर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, यूपीए एनडीए गवर्नमेंट जो हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं ये स्टेट पार्टीज से उन्हें जो अलायंस मिलता है उसके वजह से फॉर्म होते हैं. मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स. इससे इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो नीदर कम्प्लीटली कांग्रेस का बनता है, नीदर पूरा कम्प्लीटली बीजेपी का बनता है. कहीं ना कहीं कोलिजन में इनको अलायंस बना के आगे बढ़ना होता है, और उसमें सबसे बड़ा रोल ये जो स्टेट पार्टीज हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं. कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आर कंट्री. हमारे देश के फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और डेमोक्रेसी को ये और मजबूत बनाती है और स्ट्रेंथन अप करती है. ठीक है, द पोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स अ पार्टी मस्ट गेट टू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी. अभी कौन सी पार्टी को हम स्टेट पार्टी कह सकते हैं वो समझते हैं. अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली. जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं वहां पे मिनिमम उन्हें 6% वोट्स चाहिए ऑफ द टोटल, विन एटलीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी. स्टेट इलेक्शंस में मिनिमम 2 सीट जीते या 6% वोट लेके आए, उन्हें हम स्टेट पार्टी का दर्जा देते. ठीक है, ये तो हो गई पॉलिटिकल पार्टीज हमारी जो नेशनल लेवल पे चलती हैं या स्टेट लेवल पे चलती. बट क्या सब स्मूथ, फेयर, फ्री, सब अच्छा है? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती. जो फंक्शंस हमने देखे, जो उनको काम करने हैं, उन कामों में भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. ये ऐसे लोग हैं जो हम सबके चेहरे हैं, हम सबकी आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ते हैं इन इन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बनाने के लिए. ठीक है, तो नेचुरल है पार्टीज को लोग ब्लेम करेंगे जब उनके काम की चीज नहीं होगी. तो हम उस पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं कि भाई ये अच्छी नहीं है, ये हमारा काम नहीं कर रही है, या हम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इनके थ्रू हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है. जहाँ पे हमें हमारा बेनिफिट नहीं दिखेगा हम उनको गालियां देंगे. ये हमारा बाय नेचर है. लोग कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हो सकते. पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन और क्रिटिसिज्म हमेशा लोगों के
थ्रू हमें देखने को मिलता है। अगर हम चार मेन मुद्दे बात करें, चार मेन प्रॉब्लम बात करें जो पॉलिटिकल पार्टीज की वर्किंग में हमें देखने को मिलता है, तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, अंदर और अंदर सक्सेसर वाला गेम कांग्रेस में देखने को मिल जाएगा, एनसीपी में देखने को मिल जाएगा। फादर वाज होल्डिंग सम पोजीशन, child is given that position or some relative is given that position, even in TMC you can see that। ठीक है, चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, यही बात हमने करी। ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, पैसा है तो बात करो भाई। इफ यू हैव द मनी, इफ यू हैव द मसल पावर, आप इलेक्शन जीत सकते। पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर, ऑप्शन कम हो जाते लोगों के पास वोट करने के लिए। या तो आप इसको वोट करोगे या उसको करोगे तो क्या बेनिफिट होगा, दूसरी वाली को करोगे तो क्या बेनिफिट होगा। तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं। हालांकि इतनी सारी पार्टीज हैं, बट कहीं ना कहीं हमने सबको आजमा लिया है, सबको हमने समझ लिया है, तो हमें पता चलता है कि भाई अगर ये पार्टी इलेक्शन जीतती है तो हमें कितना फायदा होगा और दूसरी पार्टी जीतेगी तो हमें कितना फायदा। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, उसको क्या करा जाए। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इसको समझते हैं कि टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो मेन मेन हैंडलिंग होती है वो कुछ चंद लोगों के साथ सीमित हो जाती है, वो कुछ लीडर्स एट द टॉप तक रह जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं पार्टी के, उनको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती क्या हो रहा है पार्टी का क्या नहीं, वो टॉप लीडर्स तक ही सीमित रह जाता है, आम लोग तक नहीं पहुंचता, आम मेंबर्स तक नहीं पहुंचता। द लीडर्स अश्योर ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ पार्टी। बहुत सारे लीडर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी इम्प्लीमेंट कर देते हैं पार्टी के नाम पे, जो कहीं ना कहीं आगे चल के उन्हीं को प्रॉब्लम होती। दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। अगर कोई उस डिसीजन से हैप्पी नहीं है, अगर वो अपोज करता है लीडर को, तो कहीं ना कहीं उसे अपना भविष्य उस पार्टी में बहुत धुंधला देखने को मिलता। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम मोर इम्पोर्टेंट। बहुत सारी पार्टीज का किस्सा ऐसा है इंडिया में, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, कि आपको पार्टी के प्रिंसिपल्स को लॉयल नहीं बट पार्टी के लीडर्स को लॉयल रहना पड़ेगा, तो ही आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाओगे, तो ही आप कहीं ना कहीं आगे रहोगे। चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, बहुत सारी पार्टीज एक ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस नहीं रखती है कि भाई हु विल बी द नेक्स्ट पर्सन। अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर की पोजीशन हो या प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन हो, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, अगर एक्स पीएम जो है वो मदर हैं तो उसी के सन को पीएम फेस बनाया जाता है, या हम कहें कि उन्हीं की फैमिली में से किसी को पोजीशनिंग दी जाती है, सक्सेशन उन्हीं के अंदर 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 रह जाता है, ऑर्डिनरी वर्कर्स को उस पोजीशन तक पहुंचने का दर्जा नहीं मिलता। टॉप पोजीशन हमेशा उन्हीं के फैमिली मेंबर्स में से किसी के पास कंट्रोल में रहती है। तो इट बेसिकली बिकम्स अनफेयर जो दूसरे पार्टी मेंबर्स हैं उनके लिए, और वो एक बैड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी उभर के आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो अ, एक अच्छा एक्सपीरियंस पॉपुलर सपोर्ट से आगे बढ़ रहे होते हैं, वो आगे पावर में बढ़ नहीं पाते कहीं ना कहीं इस सक्सेशन, डायनेस्टिक सक्सेशन को लेके। ठीक है, दे डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट टू कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर। उन्हें इतना एक्सपोजर ही नहीं दिया जाता कि वो पावर को इतने अच्छे से हैंडल कर सके। नेक्स्ट, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। देखो, मनी एंड मसल पावर हमें सबसे ज़्यादा इलेक्शन में देखने को मिलता है। जब रैलीज होती है, भीड़ इकट्ठा करने के लिए आप कितनी भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, कौन सा शॉर्टकट लगा सकते हो टू विन द इलेक्शंस, ये आपके पास कितना पैसा है, कितनी ताकत है,
वो दिख जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली ऐसे लोगों को नॉमिनेट करता है, ऐसे कैंडिडेट्स को इलेक्शन लड़ने की परमिशन देता है जिनके पास पैसा बहुत है या पैसा इकट्ठा करने की ताकत बहुत है। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टी टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। और ये पैसा किधर से आता है? ये पैसा जो खुद के दम पे है वो तो ठीक है, खुद के पास पैसा है वो तो ठीक है, बट जो कहीं से रेज कर रहा है वो या तो कोई रिच पीपल के थ्रू हो रहा होगा या कंपनीज के थ्रू। जब भी डिसीजन मेकिंग होती है तो कहीं ना कहीं ये लोग उन पॉलिसीज को, उन डिसीजन मेकिंग्स में अपना फायदा हमेशा करवाते हैं। ये अगर सामने उस पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे रहे हैं ये अमीर लोग या ये अमीर कंपनियां, अगर हम बात करें तो अगर ये फंड दे रही है किसी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को, तो उनकी पॉलिसीज, उनके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं ये इनको इन्फ्लुएंस करेंगे। पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन। बहुत सारी पार्टीज बहुत सारे क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है जो कि इलेक्शन लड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो हम कहते हैं कि भाई नोबल पीपल, उनका अ, इतना दबदबा हमें देखने को नहीं मिलता। पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। In order to offer meaningful choices, party must be significantly different. ठीक है, हमारे पास इतनी पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड स्टेट पार्टीज होने के बावजूद हमारे पास मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है कि हम किसको सिलेक्ट करें, हु कैन बी आर नेक्स्ट लीडर। There has been a decline in the ideological differences among parties in most of the world. ठीक है, बेसिकली हम डिफरेंस किस बेसिस पे चाहते हैं, ऑप्शन किस बेसिस पे चाहते हैं, मीनिंगफुल चॉइसेस किस बेसिस पे चाहते हैं कि कुछ आइडियोलॉजी अलग हो, कुछ डेवलपमेंटल गोल अलग हो, बट सबकी चॉइस, सब ऑलमोस्ट एक ही जगह आके अटक जाते हैं, एक ही जगह एक ही आइडियोलॉजी के साथ वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं। The difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain is very little. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ब्रिटेन की दो बड़ी पार्टीज, द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी, बट इनकी आइडियोलॉजी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। अगर हमारे खुद की कंट्री की बात करें, if we talk about India itself, the difference among all the major parties on the economic policies have reduced. लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए, लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हम देखें तो पार्टीज में इतना डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिलता। जो हमारी मेजर पार्टीज है वो कहीं ना कहीं सेम इकोनॉमिक लेवल पे हमें लाके छोड़ देती हैं। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन elect very different leaders either, because the same set of leaders keep shifting from one party to another. कभी कभार ऐसा होता है ना कि आज एक पर्सन ए पार्टी में था, कल वो नेक्स्ट इलेक्शन में बी पार्टी में चला गया। अब मैंने सोचा था ए पार्टी में रह के उसने काम नहीं किया तो मैं नेक्स्ट डे बी पार्टी को वोट दूंगी और उनको पावर में लाऊंगी, पर अब वही बंदा बी पार्टी में चला गया तो अब मैं करूँ क्या? ना मेरे को ए से सेटिस्फेक्शन हो रहा है ना मेरे को बी पार्टी से सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं किसको चूज करूँ, whom टू चूज, इधर टू गो दिस वे और दैट वे। ये मेरे लिए कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं छोड़ता। ठीक है, अभी ये जो चैलेंजेस हैं इसको हम कैसे बदल सकते हैं, हाउ कैन वी ब्रिंग ऑन द रिफॉर्म्स। ठीक है, ये जो चैलेंजेस हैं इसको ओवरकम करने के लिए कुछ छोटे बड़े हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। विलिंगली या अनविलिंगली, चाहते या ना चाहते हुए भी हमें ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। हम सजेशंस दे सकते हैं, हम एफर्ट्स लगा सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट इज इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं। अ, जो रीसेंट रिफॉर्म्स अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग। सबसे पहला जो चॉइस वाला हमारा लास्ट चैलेंज था, उसको क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चेंज लाया कि आप पॉलिटिकल पार्टी शिफ्ट नहीं कर सकते। एमपीज और एमएलएज जो इलेक्टेड हैं, जो इलेक्ट हुए हैं, वो चेंज नहीं कर सकते।
डिफेक्शन नहीं हो सकता, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से हम जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि जो एमपी एमएलए पावर में आने के बाद या पोस्ट अगर सेकेंड इलेक्शन में अपनी अ, जैसे कि कहते हैं कि नाउ द लॉ सेज दैट इफ एन एमपी और एमएलए चेंजेस पार्टी ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। पावर में आने के बाद, इलेक्ट होने के बाद वो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा, वो सीट वो एमपी या एमएलए हार जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ इज दैट दिस न्यू लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। उसके अलावा यहाँ पे जो डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट, यानी कि जो लीडर्स जो थे, जो अपना बेनिफिट देख के पार्टीज चेंज करते थे, वो कम हो गया। अल्टीमेटली हमने क्या करा कि भाई आप इलेक्शन इस पार्टी से जीत के आगे आए हो, अगर आपको ओपोजिशन में बैठना पड़े तो आपको ओपोजिशन में बैठना है, पर आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। Second, now it is mandatory for every candidate who contests elections to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. एक नया सिस्टम बना है जहाँ पे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक एफिडेविट प्रोड्यूस करनी पड़ती है इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, which gives information about their education, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एजुकेशन, कितना पैसा है उनके पास, कितनी प्रॉपर्टी है, और कितने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं उनके अगेंस्ट। न्यू सिस्टम इज हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर पब्लिक। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कैंडिडेट्स का ये जो एक होता है कि भाई इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्रिमिनल केसेस हैं इसके ऊपर, ये आपको सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर पब्लिक, बट देर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू। बट अभी भी इस पॉइंट पे हम कहाँ लैग कर रहे हैं कि भाई जो कैंडिडेट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या वो सच्ची है, वो वेरीफाई करने का आज भी गैप, वो वेरिफिकेशन गैप आज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है। थर्ड, इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने अभी पॉलिटिकल पार्टीज में भी अंदरों अंदर इलेक्शन कराना फॉर सिलेक्टिंग द लीडर ऑफ दैट पार्टी, या हम कहें वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए अंदर ही अंदर उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसी पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन करवाना, प्लस आईटी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी कर दिया है। इसका फायदा क्या हो रहा है, द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज़ मियर फॉर्मेलिटी। कुछ जगह पे कुछ पार्टीज में बहुत अच्छे से हो रहा है, पर कुछ पार्टीज में आज भी वो एक फॉर्मेलिटी है, ऑलरेडी डिसाइडेड होता है लीडर कौन है। इट इज़ नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसीज इन द पॉलिटिक्स। अभी भी ये क्लियरिटी हमें नहीं मिल रही है कि भाई इस स्टेप से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की जो डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, वो सुधरी है कि क्या हाल है। ठीक है। बट हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये स्टेप लिया है, जो हमारे चैलेंजेस हैं उसके अगेंस्ट हमने रिफॉर्मेशन वर्क्स शुरू कर दिए हैं। बहुत सारी पार्टीज ने इसका एडवांटेज भी लिया है, जहाँ पे फ्री एंड फेयर वे से उनके लीडर्स, उस पार्टी के लीडर्स को सिलेक्ट किया जाता है। बहुत सारे आज भी वो खाली एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। इन सब के बावजूद बहुत सारे सजेशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को लाने चाहिए। पहला, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर की जो मैटर्स हैं, या हम कहें पॉलिटिकल पार्टी अंदर से हर एक अपने पार्टी वर्कर के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए, उस पर ध्यान दे। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। उनके मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। उनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन या उनके खुद के रूल्स फॉलो होने चाहिए। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट,
टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट। ठीक है, खुद के पास इंडिपेंडेंट इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए, प्लस उनके अंदर के जो पार्टी के इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं उसको जज करने के लिए उनके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं या उनमें जो लीडर्स हैं उनमें भी फ्री एंड फेयर हाईएस्ट पोजीशंस किसके पास जाएगी वो उनको ध्यान रखना है। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू विमेन कैंडिडेचर के लिए हर एक पार्टी को मिनिमम 1/3 विमेन कैंडिडेट्स खड़े रखना इलेक्शन में, ये मैंडेटरी बना देना चाहिए। और सिमिलरली देयर शुड बी कोटा फॉर विमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। और इसी तरीके से पार्टी के डिसीजन मेकिंग में भी विमेन के लिए एक कोटा होना चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शंस में जो फंडिंग होती है वो स्टेट्स में भी उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, उस तरीके से वर्कआउट हो, वो भी चीज़ें ध्यान रखनी है। और आज भी सारी पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ नहीं एक्सेप्ट करती, कुछ चीज़ें वो एक्सेप्ट करती हैं, कुछ वो लीगली केयरफुली उससे एस्केप आउट हो जाती हैं। तो जहाँ वो एस्केपिज्म आता है वहाँ पे हम उनके अगेंस्ट कुछ लीगल एक्शंस ले, कुछ लीगल सॉल्यूशंस दें और ये सारे प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करें। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी ओवर काउंटर प्रोडक्टिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा उन पे रेगुलेशंस लाए पॉलिटिकल पार्टीज पे तो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट होगा। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू कीप द लॉ। तो जहाँ पे हम उनको ओवर रेगुलेट करेंगे वो कहीं ना कहीं एस्केप गोट ढूंढेगा और कहीं ना कहीं हमारे जो लॉ बने हैं उनके साथ वो खिलवाड़ करेगा। बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट। और बहुत सारे किस्सों में ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ एक्ट्स को लॉ नहीं बनने देते बिकॉज वो उनके इंटरेस्ट में नहीं होता है या उनके लोगों के इंटरेस्ट में नहीं हो। ठीक है, देयर आर अदर टू वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। ठीक है, और दो चार तरीके हैं जिससे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का जो वर्किंग है, जो करंट सिनारियो है उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। पहला, अगर हम पब्लिक व्यूज में देखें तो पब्लिक अगर प्रेशर बनाए तो पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू पिटिशन, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। ठीक है, पब्लिक के हाथ में सब कुछ है, जनता ही जनार्दन है। वही सारी चीज़ों पे अगर हम वर्क करें कि अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी ये चीज़ सही नहीं कर रही है तो पिटीशन फाइल किया जाए, पब्लिसिटी की जाए कि भाई नहीं ये गलत हो रहा है। और एजिटेशन यानी कि जो हम कहते हैं रैलीज वगैरह हो तो उसके वजह से एक इम्पैक्ट पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को अंडर प्रेशर समझती हैं, उनको रिफॉर्म्स लाने में लाइक वो मजबूर हो जाते हैं कि वो रिफॉर्म्स लाए, दे सपोर्ट द अगर उनको पावर में रहना है, अगर पब्लिक का सपोर्ट चाहिए तो उन्हें ये रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे एंड दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट द रिफॉर्म। और इसके चलते वो और सीरियस हो जाएंगे अबाउट वॉट एवर रिफॉर्म्स दे वांट। ठीक है, एक तो पब्लिक का प्रेशर होना चाहिए, दूसरा पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। आजकल जो है लोग ये समझते हैं कि मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या होगा, मेरे एक वोट से किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पर सोचो आज देश की अगर 60% जनता ये सोचने लग जाए, 60% जनता ये सोच के वोट करने ना जाए तो क्या होगा? 40% कैसे लोग 40% में से कैसा लीडर चूज करके आएगा जो हमारा ओपिनियन कहीं नहीं रखता होगा। आज इलेक्शन कमीशन ने एक ऑप्शन हमें दिया, नाटो का ऑप्शन। ठीक है, वी आर नॉट चूजिंग एनी वन फ्रॉम द अबव कैंडिडेट्स। पर क्या होगा अगर उस सीट पे नंबर ऑफ नाटो वोट्स बढ़ जाते हैं तो वहां पे तो कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तो आपके एरिया का, आपकी लोकेलिटी का क्या होगा, आपकी लोकेलिटी का ग्रोथ किस तरीके से होगा। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट टू जॉइन द पार्टीज। ठीक है, कुछ लोग चाहते हो पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन करना तो ना उनका
कितना इनकम है, क्या इनके पास पैसे हैं, वो सारी चीज़ें ना देख के ऑर्डिनरी सिटीजन्स को भी चांस दे। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम आउटसाइड। तो पॉलिटिकल पार्टीज हो या हमारा देश चलाने के लिए जो सरकार बनती है, उसको बाहर से हाथ फोल्ड करके बैठ के हम कुछ नहीं चेंज कर। अगर हमें साफ सफाई करनी है तो हमें उतरना पड़ेगा। ठीक है, इफ वी वांट टू क्लीन द एनवायरनमेंट हमें इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड मोर बेटर पॉलिटिक्स। हम कहते हैं ये सरकार खराब है, तो सरकार अच्छी बनाने का इनिशिएटिव भी हम कॉमन लोगों का ही है। वी आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल कि भाई हम इलेक्ट करते हैं इन लीडर्स को जिसके थ्रू हम कहें कि ये एक बेटर गवर्नमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर का सार। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करती हैं। टू पार्टी वन पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम्स हमने देखे, जैसे इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा इंडिया में नेशनल पार्टीज को कौन कौन सी पार्टीज को हमने नेशनल पार्टी का दर्जा दिया है, और कौन कौन सी पार्टीज को हमने स्टेट गवर्नमेंट का, और स्टेट पार्टीज क्या रोल प्ले करती हैं, किस तरीके से वो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करती है, क्या चैलेंजेस हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, और उन चैलेंजेस को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करी हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फोर्थ चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एंड द फाइनल चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में।